आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की। लेकिन हम उनकी जबरदस्त सेना या महान सम्राटों पर फोकस नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि हम उस चीज की गहराई में उतरेंगे जिसने उस साम्राज्य को सच में एक महाशक्ति बनाया, उनका आर्थिक ब्लूप्रिंट। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हो, उसे चलाना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। लाखों लोग, एक विशाल सेना और ना जाने कितने शहर, इन सब का मैनेजमेंट आखिर होता कैसे था? देखिए, इसका जवाब सिर्फ तलवारों और हाथियों में नहीं छिपा है। मौर्य साम्राज्य की जो असली ताकत थी, वो थी उनकी अविश्वसनीय रूप से ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये एक ऐसी मशीन थी जिसे बड़े ही ध्यान से, पूरी सटीकता के साथ डिजाइन किया गया था। तो चलिए, मौर्य साम्राज्य के इसी आर्थिक ब्लूप्रिंट की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता था। इस पूरी की पूरी व्यवस्था का जो आधार था, वो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक डिटेल्ड गाइडबुक थी, जो बताती थी कि एक साम्राज्य को आर्थिक तौर पर कैसे चलाना है। कह सकते हैं कि यह मौर्यों का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इस ब्लूप्रिंट की खास बातें क्या थीं? पहली, हर पैसे पर केंद्र सरकार का पूरा कंट्रोल। दूसरी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी खेती-बाड़ी। तीसरी, नमक और खनिजों जैसे जो जरूरी उद्योग थे, उन पर सिर्फ राज्य का हक था। और इन सबको चलाने के लिए एक जबरदस्त ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और एक बहुत ही डिटेल्ड टैक्स सिस्टम भी था। किसी भी प्राचीन साम्राज्य की तरह मौर्यों की असली शक्ति भी जमीन से ही आती थी। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने खेती को कैसे मैनेज किया। इस पूरी व्यवस्था में एक नंबर बहुत जरूरी है, और वो है 1/6। ये उपज का वो हिस्सा था जो किसानों को आमतौर पर टैक्स के रूप में देना पड़ता था, और यही साम्राज्य के खजाने का सबसे बड़ा सोर्स था। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज्य सिर्फ टैक्स लेता था। नहीं, वो कृषि में एक्टिवली इन्वेस्ट भी करता था। सीताध्यक्ष नाम का एक खास अफसर होता था, जिसका काम ही था खेती-बाड़ी की देखरेख करना, जमीन नापने से लेकर सिंचाई का इंतजाम करने तक सब कुछ। और हाँ, अगर कभी मुश्किल वक्त आता तो किसानों को टैक्स में छूट भी दी जाती थी। और ये लोग कितने बड़े स्केल पर काम करते थे, इसका एक शानदार उदाहरण है गुजरात की सुदर्शन झील। ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं, बल्कि एक विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। ये दिखाता है कि मौर्य सरकार सिंचाई को कितना ज्यादा महत्व देती थी। अच्छा, खेती के अलावा अर्थव्यवस्था का एक और बहुत बड़ा पिलर था इंडस्ट्री। और मजे की बात यह है कि यहाँ भी राज्य का पूरा कंट्रोल था। इसका मतलब ये था कि कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें बनाने और बेचने का हक सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास था, जैसे कि नमक, मिनरल्स, शराब और हथियार। ये एक तरह की सरकारी मोनोपोली थी, जिससे सरकार को जबरदस्त मुनाफा होता था। तो सवाल उठता है कि भाई, इतने सारे अलग अलग उद्योगों को चलाता कौन था? इसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम बनाया था, जिसे अध्यक्ष सिस्टम कहते हैं। ये असल में एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम थी। मतलब इनका जो मैनेजमेंट था, वो कमाल का था। हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक्सपर्ट सुपरिटेंडेंट था। नमक के लिए लवणाध्यक्ष, खदानों के लिए अकाराध्यक्ष, और यहाँ तक कि सिक्के बनाने के लिए भी एक मुद्राध्यक्ष था। ये सिस्टम बिल्कुल एक आज की मॉडर्न कॉरपोरेशन की तरह काम करता था। तो अब बात करते हैं उस फ्यूल की जो इस पूरी इकोनॉमिक मशीन को चला रहा था, ट्रेड और एक बहुत ही स्मार्ट टैक्स सिस्टम। देखिए, व्यापार को आसान बनाने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड करेंसी शुरू की, चांदी के पंचमार्क सिक्के। इससे हुआ ये कि पूरे साम्राज्य में सामान खरीदना और बेचना बहुत ही आसान हो गया। और जहां तक टैक्स सिस्टम की बात है, वो तो अपने समय से बहुत आगे था। एक तरफ थे डायरेक्ट टैक्स, जैसे जमीन पर लगने वाला टैक्स, तो दूसरी तरफ थे इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे सामान की बिक्री पर लगने वाला टैक्स या बाहर से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी। तो कुल मिलाकर देखें तो सरकार की तिजोरी में पैसा कई जगहों से आ रहा था। खेती से, सरकारी उद्योगों से, व्यापार से, और यहाँ तक कि जुर्मानों से भी। ये एक बहुत ही डाइवर्स और स्टेबल इनकम का सोर्स था। ठीक है, तो इतनी सारी कमाई हो रही थी, खजाना भर रहा था, लेकिन इस पैसे का होता क्या था? इस ताकतवर आर्थिक मशीन ने आखिर क्या बनाया और उसकी विरासत क्या रही?
इस पैसे से सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी सेना का खर्च चलता था जो साम्राज्य की हिफाजत करती थी। फिर लाखों सरकारी अफसरों को तनख्वाह दी जाती थी, सड़कें और जलाशय जैसे पब्लिक वर्क्स के काम होते थे। और बाद में अशोक के समय में इसी पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई के कामों और धर्म के प्रचार के लिए भी किया गया। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। सम्राट अशोक के राज में इस आर्थिक मशीन का मकसद ही बदल गया। अब पैसा लड़ाई और साम्राज्य फैलाने पर नहीं, बल्कि लोगों की भलाई, अस्पताल बनाने और पेड़ लगवाने जैसे कामों पर खर्च हो रहा था। तो संक्षेप में मौर्यों की उपलब्धियां वाकई असाधारण थीं। उन्होंने भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम बनाया, एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम स्थापित किया और एक विशाल ट्रेड नेटवर्क खड़ा किया। इन सब ने मिलकर एक ऐसा मजबूत खजाना तैयार किया जिसने आने वाले कई साम्राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो हर चीज पर राज्य का इतना ज्यादा कंट्रोल था, क्या ये मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी जिसने उन्हें इतना महान बनाया? या फिर यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई जो बाद में साम्राज्य के बिखरने की वजह बनी? इस पर सोचिएगा जरूर।